नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन स्टडी बॉन्ड पे। और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 15 है, जिसका नाम है संविधान का निर्माण। देखिए, इससे पहले मैंने 14वें चैप्टर की एक वीडियो डाली है, फर्स्ट पार्ट डाली है, जिसमें मैंने विभाजन के प्रमुख कारणों को मैंने समझाया है। आप सभी स्टूडेंट से एक बार अनुरोध है कि आप उस वीडियो को जरूर देखें। विभाजन के कारण को समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए, मेरे चैनल पे ज्यादातर सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट है और सीबीएसई बोर्ड में 2022-23 सेशन में 14वें चैप्टर को ऐड नहीं किया गया है ना। और जो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट है जो भी मेरे चैनल पे स्टडी कर रहे हैं, उन्होंने पहले कमेंट किया था कि 14वें चैप्टर को आप समझाइए। लेकिन देखिए, अभी मैंने 14वें चैप्टर की एक वीडियो डाली, तो वहां पे मैंने वीडियो के नीचे देखा कि ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो 15वें चैप्टर को पहले 15वें चैप्टर की डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि भाई पहले 15वें चैप्टर को ही खत्म कर लेते हैं। लगभग 3 या 4 पार्ट इसमें भी आएगा और हम इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे। उसके बाद फिर 14वें चैप्टर के 2 वीडियो मैं और अपलोड कर दूंगा। ये बात आप समझिए। अब देखिए, ये जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से संविधान निर्माण की जो पूरी कहानी है उसका वर्णन करता है। हमारा संविधान का निर्माण कैसे हुआ। जैसे कि देखिए, संविधान का निर्माण जो है ना, भारतीय संविधान को किसने बनाया है? संविधान सभा ने बनाया है। और संविधान सभा में क्या होता था? बहस, मुद्दा, कोई भी टॉपिक है, जैसे हम आरक्षण की ही बात कर लेते हैं कि आरक्षण की जो व्यवस्था है वो भारत में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो इसको लेकर काफी ज्यादा डिबेट हुआ, संविधान सभा में बहस हुआ। या पृथक चुनाव क्षेत्र है, उसको लेकर भी काफी ज्यादा बहस हुआ कि भाई पृथक चुनाव क्षेत्र की व्यवस्था भारत में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो यही सारी चीजें आपको इस चैप्टर में समझने को मिलने वाला है। जो भी डिबेट संविधान सभा में चला था, अलग अलग मुद्दे को लेकर, राष्ट्रभाषा के मुद्दे को लेकर, या फिर केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों के बंटवारे को लेकर जो भी डिबेट वहां पे चला था, उन्हीं सब चीजों को हम आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। लेकिन चैप्टर के टॉपिक को समझने से पहले हम भारतीय संविधान के बारे में कुछ चीजें समझ लेते हैं। सबसे पहले तो भाई हम संविधान है क्या उसकी बात करते हैं। संविधान क्या है? तो आप छोटे क्लास से, लगभग 8वीं 9वीं क्लास से ही आप संविधान की परिभाषाओं को समझते आ रहे हैं। संविधान होता है क्या है? संविधान एक लिखित दस्तावेज है, एक पुस्तक के रूप में होता है संविधान, है ना। अलिखित भी हो सकता है, लेकिन हम लिखित परिभाषा देंगे कि संविधान एक ऐसा दस्तावेज है, एक लिखित दस्तावेज है जिसके माध्यम से किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। अब संविधान में क्या होता है कि सारे नियम, कायदे, कानून क्रम अनुसार लिखे होते हैं। जैसे कि हमारे बुक में चैप्टर होते हैं, चैप्टर में बहुत सारे हेडिंग होते हैं, है ना। उसी तरीके से संविधान में भी सभी नियम, कायदे, कानून बहुत ही क्रमवाइज अच्छे तरीके से व्यवस्थित रूप में लिख दिए जाते हैं। अब भारतीय संविधान की बात करें, जब भारतीय संविधान का जो निर्माण है वो उसको बनाने में लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो कुल मिला के 11 सत्र बुलाए गए थे और 165 दिन बैठकें जो हुई थी, मतलब बैठक बुलाने में चली गई थी। एनसीईआरटी का डाटा है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। और भारतीय संविधान को जो बनके तैयार होने में जो समय लगा था, मैंने आपको बोल दिया 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनके तैयार हो गया था। और इसको लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया था। अब देखिए, इसमें हम अनुच्छेद और भाग और अनुसूचियों की बात करें तो जब भारतीय संविधान बना था तो इसमें 395 अनुच्छेद थे। अभी अगर आप गूगल पर सर्च मारेंगे तो 465 अनुच्छेद बता रहे हैं। जब बना था उस समय 395 अनुच्छेद थे। अगर हम भाग की बात करें, भारतीय संविधान में जब बना था तो उस समय 22 भाग थे, लेकिन इस समय इसके टोटल 25 भाग हो चुके हैं। और अनुसूचियों की अगर हम बात करें तो जब भारतीय संविधान को बनाया गया था उस समय इसमें 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अभी ये बढ़ के 12 अनुसूची हो चुकी है। तो ये सारी चीजें आपको जानकारी भारतीय संविधान के बारे में होना चाहिए। अब हम भारतीय संविधान की कुछ विशेषताओं की भी बात कर लेते हैं। विशेषता यानी कि फीचर्स क्या है भारतीय संविधान की। तो देखिए, भारतीय संविधान की विशेषता में हम पहला पॉइंट बताएंगे कि भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है, लिखित और विस्तृत संविधान है ना। भारतीय संविधान में सभी नियम, कायदे, कानून लिखित रूप में है। और भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, बहुत ज्यादा विस्तृत संविधान है ना। दूसरा पॉइंट हम बताएंगे कठोर और लचीला का मिश्रण है। इसमें क्या हम समझाएंगे कि भाई भारतीय संविधान जो है ना, इसके बहुत सारे प्रावधान, बहुत सारे कानूनों में आसानी से संशोधन हो सकता है, इसीलिए इसको हम लचीला भी कहते हैं। कठोर इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे कानून हैं, बहुत सारे ऐसे प्रावधान इसमें बनाए गए हैं जिसको बदलना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी धाराएं बनाई गई हैं जिसको बदलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो इसलिए भारतीय संविधान को कठोर और लचीला का मिश्रण भी कहा जाता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आप भारतीय संविधान की विशेषता में बता सकते हैं, मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है ना। आम नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है। इसमें कुल मिला के 6 मौलिक अधिकार है ना। वैसे पहले 7 थे, लेकिन संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। ये आप पॉलिटिकल साइंस की बुकों में पढ़े होंगे तो बताने की जरूरत नहीं है। 6 मौलिक अधिकार कौन से आपको मालूम होगा।
अगर आप लोगों को मालूम है तो 6 के 6 मौलिक अधिकार आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, चौथा पॉइंट बता सकते हैं भारतीय संविधान की विशेषता में कि यहाँ पे संघात्मक शासन की व्यवस्था की गई है। संघात्मक शासन की व्यवस्था का मतलब क्या है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों को बांटा गया है ना। केंद्र और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का बंटवारा है। सबकी अलग अलग सूचियां है, जैसे कि केंद्र सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। इसके माध्यम से शक्तियों को विभाजित किया गया है। उसके बाद अगला पॉइंट हम बता सकते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था है। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, जो न्याय संबंधी जो भी काम है उसको करती है। हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है तो मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का काम कौन करती है? न्यायपालिका ही करती है ना। तो स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा आखिरी पॉइंट हम बता सकते हैं, उधार का थैला। भारतीय संविधान को की एक और विशेषता यह है कि भारतीय संविधान को कई बार उधार का थैला कह दिया जाता है, क्योंकि हमने क्या किया है, भारतीय संविधान में बहुत सारे प्रावधान है ना, बहुत सारी व्यवस्थाएं हमने दूसरे देश के संविधान से लिए हैं। जैसे कि मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संसदीय शासन की व्यवस्था कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ये इस बात को दर्शाता है कि भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। ये 6 पॉइंट मैंने आपको बताया है। इसके अलावा भारतीय संविधान की विशेषता में और भी पॉइंट्स आप लिख सकते हैं जो भी आपको मालूम है। वैसे आपको एग्जाम में हिस्ट्री के पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा, मैंने जानकारी के लिए आप लोगों को बता दिया है, ताकि भारतीय संविधान के बारे में आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको चीजें आसानी से समझ में आएगा और आपको मजा भी आने वाला है। तो चलिए आगे हम अब क्या करते हैं, अपने एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक दे रखे हैं उसको समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए यार, आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत मेहनत लगती है। देखो, बिना सांस लिए लगातार मैं बोल रहा हूँ। सांस, अब गहरी सांस ले लेता हूँ। हाँ, तो बिना सांस लिए लगातार बोलता जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, इतना ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा यार आप लोग भी सपोर्ट करें, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इस वीडियो को शेयर भी कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ना यार सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बस वीडियो को देख रहे हैं है ना, जितनी भी वीडियोस आती हैं देख लेते हैं और निकल लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। यार सब्सक्राइब करो, जब भी जाके मेरे को थोड़ा फायदा मिलेगा वीडियोस बनाने का, ठीक है। क्योंकि यार थोड़ा सा फायदा तो मिलना चाहिए ना यार। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ और बदले में कुछ ना मिले तो फिर मेहनत करना बेकार है, ठीक है। तो कर देना भाई, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एनसीईआरटी में जो हमारा पहला टॉपिक दिया गया है वो है उथल पुथल का दौर। यानी कि संविधान निर्माण से पहले के जो साल थे ना, वो काफी ज्यादा उथल पुथल वाले थे। आपको पता है कि संविधान निर्माण का जो काम है वो 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ। उससे पहले के अगर हम पूरे साल देखें तो भाई काफी ज्यादा उथल पुथल का समय काल था, है ना। इसमें हम बता सकते हैं कि भाई ये एक महान आशाओं का क्षण भी था और भीषण मोह भंग का भी, है ना। मतलब निराशा और आशा दोनों चीजें एक साथ आई थी इस समय। देखिए, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद तो हो गया था, लेकिन आजादी के साथ भारत को विभाजित भी कर दिया गया। भारत के 2 टुकड़े हो चुके थे। लोगों की स्मृतियों में भारत छोड़ो आंदोलन की जो यादें है वो आज भी थी। स्मृति मतलब यादें होती है, ठीक है। इसके अलावा हम सुभाष चंद्र बोस के योगदान को हम नहीं भुला सकते। सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, भारत की आजादी के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने की कोशिश की। इसके अलावा 1946 में ही हम बसंत ऋतु की बात करें तो बसंत में क्या हुआ, बंबई के जो रॉयल इंडियन नेवी के जो सिपाही थे उन्होंने विद्रोह किया ब्रिटिश राज के खिलाफ, और ये काफी ज्यादा मतलब लोगों को भी प्रेरित किया। लोग भी इस आंदोलन में शामिल हुए और लोगों की जो सहानुभूति थी वो हमारे जो सिपाही थे, जो हमारे सैनिक थे, उनके प्रति थी। 40 के दशक के आखिरी सालों में क्या होता है, भारत के विभिन्न हिस्सों में किसान आंदोलन चलते हैं, मजदूर आंदोलन चल रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो दरार थी उसको कम करने में नाकामयाब होते जा रहे थे। 1947 से पहले यानी कि 46 की हम बात करें तो अगस्त में क्या होता है, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा की जाती है, जिसके तहत कलकत्ता में बहुत ज्यादा हिंसा होता है, बहुत ज्यादा मारकाट होता है और उसके साथ ही भारत का विभाजन होता है ना। विभाजन के दौरान बहुत सारे अल्पसंख्यक को एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ता है। जैसे कि अगर हम बात करें, कोई हिंदू और सिख है, अगर पाकिस्तान वाले भाग में रह गया है तो उसको तुरंत भारत वाले इलाके में आना था, है ना। इस तरीके से अगर कोई मुसलमान है जो कि भारत में ऐसे रह सकते थे, लेकिन अगर हम बात करें कि वो पश्चिमी बंगाल में है या फिर वो पूर्वी पंजाब में फंस गया है तो उसको तुरंत वहां पे उसको पाकिस्तान में जाना होगा। तो यहाँ पे बीच में ही बहुत सारे भाई लोग, बहुत सारे अल्पसंख्यक तो भाई रास्ते में ही मर गए, है ना, अपने मंजिल तक पहुंचने से पहले ही मर गए। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि भाई संविधान निर्माण से पहले के जो साल थे वो काफी ज्यादा उथल पुथल वाले समय के रूप में हम इसको देख सकते हैं।
अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, संविधान सभा का गठन। देखिए, आपको पता है कि भारतीय संविधान को किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया था, बल्कि संविधान सभा ने बनाया था। और इस संविधान सभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव कैसे हुआ, संविधान सभा का गठन कैसे किया गया था, इस संविधान सभा को कैसे बनाया गया था। देखिए, संविधान सभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था, ठीक है, बल्कि 1945-1946 में वैसे भारत में क्या होते प्रांतीय चुनाव हुए थे, और इस प्रांतीय चुनाव के आधार पर ही संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था। मतलब कि जो ये प्रांतीय सांसद थे ना, उन सांसदों ने क्या किया था, संविधान सभा के सदस्यों को चुना था। अब देखिए, इस नए संविधान सभा में क्या था कि कांग्रेस पार्टी जो थी वो काफी ज्यादा प्रभावशाली थी, क्योंकि इस प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, सामान्य चुनाव क्षेत्रों में भारी जीत हासिल की थी, है ना। और मुसलमानों के लिए जो आरक्षित सीटें थी उस पर मुस्लिम लीग ने भी जीत हासिल की, लेकिन मुस्लिम लीग ने इस संविधान सभा का बहिष्कार किया। बहिष्कार क्यों किया भाई? मतलब संविधान सभा को मानने से मना कर दिया, क्योंकि भाई उनको एक अलग देश चाहिए था, अलग संविधान बनाने की मांग की, एक अलग देश यानी कि पाकिस्तान की मांग की। इसलिए मुस्लिम लीग ने क्या किया, इस संविधान सभा को त्याग दिया। दूसरी तरफ समाजवादी नेताओं की अगर हम बात करें तो वो भी इस संविधान सभा को मानने से मना करते थे। वो कहते थे कि भाई संविधान सभा पे अंग्रेजों की छाप है ना, अंग्रेजों के द्वारा यह संविधान सभा गठित किया गया है, ऐसा मानते थे। तो कुल मिला के लगभग संविधान सभा के जो 82% सदस्य थे ना, वो कांग्रेस पार्टी से ही थे, ठीक है। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी उस समय के संविधान सभा में एक विशेष भूमिका निभा रही थी। अब अगला टॉपिक की हम बात करते हैं, इसी में बता रखा है कि संविधान सभा में जितनी भी चर्चाएं होती थी वो जनमत से प्रभावित होती थी, ठीक है। अब जनमत का मतलब क्या है? मतलब जनमत का मतलब है लोगों का मत, लोगों के विचार। अब संविधान सभा में तो भाई वो नेता लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, संविधान सभा को बना रहे हैं, लेकिन संविधान सभा में जो भी चर्चाएं हो रही है ना, जिस किसी टॉपिक पे भी बहस होता था, वो कहीं ना कहीं जनताओं की इच्छाओं से ही प्रभावित होती थी। जैसे कि मैं इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। मान लो कि हम अंबेडकर जी की बात कर रहे हैं। अंबेडकर जी संविधान सभा के सदस्य थे, है ना, और बहुत सारे जो अल्पसंख्यक लोग थे, जो निचले तबके के लोग थे, वो आरक्षण की मांग कर रहे थे। तो वो किसके पास जाते? वो अंबेडकर जी के पास जाते, और अंबेडकर जी से कहते ना कि आप आरक्षण पे जोर दीजिए, आप आरक्षण की व्यवस्था भारतीय संविधान में करवाइए। तो अंबेडकर जी क्या करेंगे, लोगों की इच्छाओं को लेकर ही संविधान सभा में जाएंगे और वहां पे आरक्षण के मुद्दे को ज्यादा बढ़ावा देंगे वो, है ना। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि संविधान सभा में जितनी भी चर्चाएं होती थी ना, वो जनमत से ही प्रभावित होती थी। जब संविधान सभा में बहस होती थी तो विभिन्न पक्षों की दलीलों को अखबारों में छाप दिया जाता था, और जितने भी सार्वजनिक प्रस्ताव होते थे, जितने भी प्रस्ताव है उस पर सार्वजनिक रूप से जोरदार बहस होती थी। और सामूहिक सहभागिता को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता था, जनता के सुझाव भी आमंत्रित किए जाते थे, ठीक है। इसके अलावा कई भाषाई अल्पसंख्यक अपनी मातृभाषा की रक्षा की मांग करते थे। धार्मिक अल्पसंख्यक जो थे अपने विशेष हित सुरक्षित करवाना चाहते थे, है ना। दलित जाति है या जिनका शोषण हो रहा है, वो क्या कर रहे थे, आरक्षण की मांग करते थे, सरकारी संस्थाओं में आरक्षण की मांग करते थे। तो कुल मिला के संविधान सभा में जितनी भी चर्चाएं होती थी वो जनमत से ही प्रभावित होती थी, लोगों की इच्छाओं से ही प्रभावित होती थी। अब देखिए, संविधान सभा में 300 सदस्य थे, लेकिन 300 सदस्यों में से 6 सदस्यों की भूमिका सबसे प्रमुख थी, ठीक है। उन 6 सदस्यों की हम भूमिका की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हम जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं। देखिए, जवाहरलाल नेहरू की क्या भूमिका थी, उन्होंने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो केसरिया, सफेद और गहरे हरे रंग के 3 बराबर चौड़ाई वाली पट्टिकाओं का तिरंगा झंडा होगा, ठीक है, जिसके बीच में नीले रंग का चक्र होगा। ये भी प्रस्ताव किसने रखा था, मतलब तिरंगे झंडे का जो हमारा जो तिरंगा झंडा है उसका प्रस्ताव भी नेहरू जी ने रखा था। देखिए, अब सरदार पटेल की हम बात करते हैं। सरदार पटेल ने पर्दे के पीछे काम किया, मतलब कि वो चमकाते नहीं थे कि भाई मैं देखो कितना काम कर रहा हूं, बल्कि पर्दे के पीछे रह के चुपचाप आराम से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। कई रिपोर्टों के प्रारूप लिखने में मदद की इन्होंने। इसके अलावा कभी भी कोई विरोधी विचारधारा उत्पन्न हो गया, कोई मतलब नेताओं के बीच में कोई विरोध उत्पन्न हो गया, तो उसकी मतलब उनके बीच में सुलह करने में, है ना, उनके बीच में सहमति पैदा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते थे। उसके बाद हम राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं। तो इनके बारे में भाई सबको पता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा में एक अच्छा माहौल रहे, है ना, मतलब सभी नेताओं को सारा जो संविधान सभा में जितनी भी बैठकें है वो शांतिपूर्वक तरीके से चले, इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की थी, ठीक है। 3 हो गए। अब हम अंबेडकर जी की बात कर लेते हैं। अंबेडकर जी ने क्या किया, विधि मंत्री के रूप में काम किया था भाई, ठीक है। विधि मंत्री बनने का न्योता, विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता इनको दिया गया था। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, संविधान सभा की प्रारूप समिति की अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था।
उसके बाद हम गुजरात के एम मुंशी की बात कर लेते हैं और मद्रास के अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर। इन दोनों ने ही क्या किया था, संविधान के प्रारूप पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। संविधान का प्रारूप जो था उस पर अपने विचार दिए थे। ठीक है, तो ये हो गए, ये 6 लोग हो गए जिन्होंने संविधान को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम कुछ अधिकारी, 2 प्रशासनिक अधिकारी भी थे। ये सदस्य नहीं थे, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, बल्कि प्रशासनिक अधिकारी है। ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, संविधान को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक तो वीएन राव थे, है ना, वो भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे और उन्होंने क्या किया था, अन्य देशों की राजनीतिक व्यवस्था का बहुत ही गहराई पूर्वक अध्ययन किया था। ठीक है, और कई चर्चा पत्र तैयार उन्होंने किए थे। दूसरे जो अधिकारी थे वो एस.एन. मुखर्जी थे। इन्होंने क्या किया था, योजनाकार की भूमिका निभाई थी। और ये क्या करते थे, मुखर्जी क्या करते थे, जितने भी जटिल मतलब प्रस्ताव है ना, उसको बिल्कुल सरल भाषा में व्यक्त करने की क्षमता रखते थे। सरल भाषा में उसको लोगों को समझा दिया करते थे। तो इनकी ये मुख्य भूमिका थी। तो देखिए, वीडियो लंबी हो चुकी है, मैं ज्यादा लेंथी वीडियो बनाता नहीं हूं, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट पार्ट की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। देखिए, जितने भी टॉपिक मैंने समझाने की कोशिश की, आप लोगों को जरूर से जरूर समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया, फिर से वही बात कहूंगा भाई, कमेंट में आप बताएं। अगली वीडियो में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करने की कोशिश मैं जरूर करूंगा। अपना सजेशन आप लोग कमेंट में जरूर भेजे। बाकी वीडियो पसंद आया तो यार कमेंट में भाई डाल देना कैसा लगा वीडियो तुम लोगों को, लाइक शेयर जरूर करना। मिलते फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।